हेलो एवरीवन। तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का सीरीज लेके आया हूं। मैं आपसे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पे न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा। आप यूट्यूब पे या फिर अपने टीचर से थ्योरी बहुत अच्छे से समझ जाते हो, आप न्यूमेरिकल भी वो समझाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच करना सिखाऊंगा। कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। मैंने देखा है कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो वो होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मैं एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा आपको, और उसके पीछे क्या थ्योरी लगी हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और पूरा डिटेल में तो थ्योरी नहीं बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी चाहिए वो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो मैं पीडीएफ से क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा वो नीचे लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें कई सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने रख दिए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो आइए मैं सबसे पहले शुरू करता हूं। आज जो हम लोग लेक्चर 1 में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो मैं एक एक करके बेसिक से लास्ट क्वेश्चन तक जाऊंगा। अगर आप क्लास 11th में हो तो प्लीज आप इसको स्किप मत करिएगा, आप आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चंस को समझिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊं आपके साथ, और एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। एक जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में से दो दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और बाकी आपको लिंक पे मिल जाएगा, तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूं, उस क्वेश्चन में ये है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन देयर फॉलोइंग न्यूक्लियाई। तो मैं उसके पहले आपको एक चीज समझा दूं कि सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कोई एटम एक्स है, और इस एटम में एटॉमिक नंबर आप ले लीजिए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उसका ए मास नंबर या एटॉमिक मास। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास, और ये जो है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में या आयंस हो, एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होगा। अच्छा, एटॉमिक मास को कुछ लोग मास नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर आपको कभी ये कैलकुलेट करना हो तो ये हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपका हमेशा, ये भी चाहे एटम हो चाहे आयन हो, दोनों के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे जो क्वेश्चन है, पहला ये पूछ रहा है आपसे कि भाई यहां पे दिया हुआ है कि 17O8, ये ऊपर आपका एटॉमिक मास हो गया, नीचे आपका एटॉमिक नंबर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, होता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू 8, और वही आपका प्रोटॉन हो जाएगा। तो इसमें प्रोटॉन कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो मुझे न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो मुझे एटॉमिक मास को देखना पड़ेगा। एटॉमिक मास कितना है इसका? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से न्यूट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो, 17 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 9। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चंस आप, मतलब बेसिक से आप शुरू कर रहा हूं मैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें दिया है, लाइक मैं एक और करा देता हूं। यहां पे एक क्वेश्चन और है आपका 1225 मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का सिंबल है। तो यहां पे, अच्छा यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे आप, तो मैं आपको एक बात बता दूं, चूंकि एटम न्यूट्रल है तो एटम अगर कोई चार्ज नहीं है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। तो प्लस चार्ज कितना है? प्रोटॉन कितना है? 8, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उतना ही इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, कितना? 8। तो यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो यहां पे भी आपका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है आपका? 12, वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ये हमेशा सत्य है। अच्छा, चूंकि एटम आपका न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एटॉमिक मास कितना है इसका? एटॉमिक मास आपका 25 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना आपका? 12, और न्यूट्रॉन आपको पता नहीं, यहां से न्यूट्रॉन आप निकाल लीजिएगा, 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है।
तो ये एक तरीके से आप एक तरीके का क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस पे जाता हूं, यहां पे हटा देता हूं। इसमें मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं, तो आप उसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जाता हूं। यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन स्पेसीज आर इक्वल टू। तो एक क्वेश्चन दिया, इसमें कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 18, उसमें जो प्रोटॉन है उसकी वैल्यू आपको दी है 16, और जो न्यूट्रॉन है उसकी भी वैल्यू आपको कितना दी है 16। लिखा है आपको कि असाइन प्रॉपर सिंबल टू द स्पेसीज। देखिए समझिए आप कैसे। अच्छा एक बात तो पता है कि जैसे क्या होता है ना कि अगर आपको एटॉमिक नंबर, तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 16। तो या तो आपको याद हो कि 16 जो है वो सल्फर का एटॉमिक नंबर है, या फिर आप उस एलिमेंट को एक्स पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो क्योंकि आप तो याद अगर ना हो तो आप एक्स पकड़ के लिख लीजिएगा, अगर याद हो तो आप 16। और मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है उसके लिए। तो यहाँ पे 16 जो है वो सल्फर का है, तो हमने यहाँ पे सल्फर लिख लिया। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 है। अब मास नंबर की बात की जाए तो मास नंबर जो होगा या एटॉमिक मास जो होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32। तो हमने यहां पे 32 लिख लिया। अब बात दो, अब अगर एटम न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन होते उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो हमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पे इक्वल नहीं है, ये दो का गैप है यहां पे, मतलब उससे दो इलेक्ट्रॉन और आया। कैसे पता चला? क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल होता तो जितना प्रोटॉन होता उतना इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन वहां पे 18 लिखा हुआ है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा -2। तो ये प्रॉपर उसका साइन हो गया, ठीक है। और भी इस तरह के मैंने क्वेश्चंस आपको दे दिए, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे एक एक करके मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूं, आपको समझ में आएगा आराम से, लास्ट तक पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, ये आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कर लोगे आप। ऑल आर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, क्या न्यूट्रॉन सारे एटम में होता है? तो इसका आंसर है नहीं। एकमात्र ऐसा एग्जांपल है या एलिमेंट है वह आपका हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, 3 आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स मैं यहां लिख देता हूं, आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझा दूंगा, या मैं फिर आपको यही समझा देता हूं। आइसो का मतलब होता है सेम, और मैं याद करने के लिए बता दूं, पी का मतलब हो गया आपका प्रोटॉन। तो इसका डिफिनेशन ये बनता है कि 2 or more than 2 एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, उसको आप आइसोटोप्स बोलते हैं। मास अलग अलग होता है, मास भी और एटॉमिक नंबर भी सेम हो गया तो सेम ही एलिमेंट है, कॉमन बात है। तो यहां पे आपका एक है ट्राइटियम, एक है आपका ड्यूटेरियम, और एक है आपका प्रोटियम। तो अगर आप इस एलिमेंट को चेक करोगे, इसको आप इस आइसोटोप को चेक करिए, तो इसका जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा, और यहां पे न्यूट्रॉन कितना हो गया 0। तो आपको याद रखना, ये एंट्रेंस में भी कभी भी पूछ सकता है कि क्या सारे एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन होते हैं? तो जी नहीं, एकमात्र ऐसा है प्रोटियम जहां पे न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो यहां पे पूछा है कि अच्छा, इसके बाद कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, आप लिख लीजिएगा, इसको पॉज कर लीजिएगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ, यहां पे लिखा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग एटम ऑफ स्ट्रोंशियम, क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में? तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहां पे क्वेश्चन पर लिखता हूं मैं 87 Sr स्ट्रोंशियम, 38 और नेक्स्ट है आपका 90 स्ट्रोंशियम 38। देख लीजिए, मजे की बात तो यह है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको यही समझाया था
कि आइसोटोप्स का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, हमेशा, चाहे एटम न्यूट्रल होगा चाहे एटम न्यूट्रल नहीं होगा। देखिए यहां पे, क्या इन दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? जी हां, इन दोनों का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन आप सेम कह सकते हो। दैट्स व्हाई इन दोनों में क्या रिलेशन है? आइसोटोप्स। इसको क्या बोलिएगा? आइसोटोप्स बोलिएगा, सिंपल। ठीक है, दोनों आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं जाता हूं, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ये लिख लीजिएगा आप। चलिए मैं आपको दिखा दूं। जैसे यहां पे कह रहा आपको कि, अच्छा मैं उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। सपोज करिए कि अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, तो मैं इसको समझाता हूं आपको, देखिए जरा। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सपोज करिए एटम एक्स था, तो इसने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो एक और माइनस चार्ज आ गया। एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो आपका एक और माइनस चार्ज आ गया। क्लियर है? तो यहां से यहां तक इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब उस एटम पे जितने माइनस चार्ज होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा। जितने माइनस चार्ज होंगे उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे, अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्त मैं आपको बता दूं, ये हमेशा सत्य है, ऑलवेज, चाहे एटम हो या फिर आपका आयन हो, ये आपका हमेशा सही होगा। और उसी तरह ये भी हमेशा, चाहे आपका एटम हो और चाहे आपका आयन हो, ये दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसमें फर्क पड़ता है जब एलिमेंट्स पे आयन आते हैं, क्योंकि आयन जब आते हैं ना, तो हम तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। अगर प्लस चार्ज है मतलब वहां से आपने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, और अगर माइनस चार्ज है तो आपने वहां पे इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जैसे मैं आपको कैसे इजिली तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे मैं आपको दिखा दूं। देखिए जरा, जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताइए। मैं आपको करा देता हूं। 137 Ba+2 N56। सपोज अब मुझे इसमें निकालना है, तो प्रोटॉन जो होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। वो कितना आपका? 56। अब मैं बात करूं कि यहां पे अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो 137 दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस यहां पे क्या लिख दोगे आप? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा आपका? 137 माइनस 56, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, अब यहां पे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक बात बताओ आप, अगर एटम न्यूट्रल होता तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एटम न्यूट्रल होता तो 56 ही इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन एटम न्यूट्रल नहीं है। इस पे कितना चार्ज दिया है? +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो आपका कितना हो गया? बोलिए 54। सिंपल है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक काम करना, जब भी मैं आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा आप इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर के बराबर लिख देना, और जो अगर प्लस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जितना माइनस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ले लो। सिंपल। अच्छा, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा कर देता, मैं इसको हटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। जैसे अगर यही ऐसा हो जाता कि यहां पे अगर आपका सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देते तो प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, एक और प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 3 प्लस, मतलब आपने यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन आपने वहां से निकाला हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन में आपको करा दूं यहां पे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि 19 F माइनस, यहां पे 9। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन होगा
वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, ऑलवेज दैट इज इक्वल टू 9। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 10। और दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा आप ध्यान से पहले उसको एटॉमिक नंबर के बराबर रखिए। कितना है यहाँ पे देखिए 9 लिख दिया आपने, लेकिन यहाँ पे कितना है -1। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आप यहाँ पे लिखिए क्या +1 एंड दैट इज इक्वल टू 10। सो सिंपल। तो ये एक बेसिक तरीके से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। अब मैं आगे थोड़ा सा टॉपिक पे आगे बढ़ता हूं। मैं पहले से ही बोर्ड पे नहीं लिख के रख रहा हूं ताकि मतलब आपको फील आए कि मतलब हाँ चलिए मेरे साथ ही लिख रहे हैं। पहले से मैं कोई क्वेश्चन या नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको भी टाइम मिल जाएगा मेरे साथ लिखने का। तो मैं पहले से ही कुछ नहीं लिख दे रहा हूं ताकि मतलब आपको ऐसा नहीं लगे कि बहुत तेज हो रहा है। तो आप आराम से समझिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत बेसिक से काम कर रहा हूं मैं पूरे चैप्टर्स पे, तो आप ध्यान से देखते रहिए, है ना। जैसे यहाँ पे पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियाई सेलेक्ट आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं कि आइसोटोप्स के कैसे आप याद रखोगे। मैं आपको इजी तरीके से बता देता हूं कैसे आप याद रखिएगा, पहले समझ लीजिए। ये तो ऐसा रखा हुआ कि पूरा गिर ही गया। चल देखा जाए आइसोटोप्स के बारे में मैं पहले आपको समझा दूं। 4 पॉइंट है। आइसो का मतलब होता है सेम, पी जो यहां पे सिंबलाइज करता है, पी का मतलब आप याद रखिए प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इज नथिंग एटॉमिक नंबर। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसे लोग को आप आइसोटोप्स बोलिएगा। सेम मैं बात कर दूं आपको आइसो बार्स। अब आइसो बार्स क्या है समझा दूं मैं आपको। सेम आप बहुत इजी से याद रखिए। आइसो का मतलब हो गया आपका सेम, आइसो का मतलब हो गया आपका सेम। बार का कुछ वेट से लेना देना हो सकता है, नाम से सुन, बार वेट, वेट से लेना दे सकता है। एक वेट मतलब आप उसको याद रखते हो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट उनका क्या हो गया सेम। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जब मैं आपको इसकी थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब थ्योरीज के लेक्चर्स बनाऊंगा तो बहुत बेस से बता दूंगा कैसे आप सेलेक्ट करते हो डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सिमिलरली आपको आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या है समझिए जरा। आइसो का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या, सेम। एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन। तो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स विच हैव सेम, आइसो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट which have same number of electron is known as isoelectronic। तो ये है, आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चंस में करा दे रहा हूं आपको, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में करा भी देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि क्या रिलेशन है, विच आर द क्वेश्चन नंबर 10 है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियाई सेलेक्ट द आइसोटोप्स एंड आइसोबार। चलिए पहले मैं एग्जांपल यहाँ पे यही लिख देता हूं, आप देखिए जरा, पहले लिख देता हूं मैं 232 यूरेनियम 92। फिर यहाँ पे लिखा है आपका, यहाँ पे लिख दिया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि 234 थोरियम, और यहाँ पे लिखा है आपका 90, और फिर आपका लिखा हुआ है 234 यूरेनियम, यहाँ पे लिख दिया आपका 92, और फिर लिखा हुआ है आपका 234 Pa, और यहां लिखा है 91। चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग, आप भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से।
क्या इसका एटॉमिक पर एक आइसोटोप्स चेक कर लेते हैं। 92 92 दो लोग का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आइसोटोप्स। क्लियर है। अब 234 एंड 234, तो इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है, तो आप इसको क्या बोलिएगा, आइसोबार बोलिएगा। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे इसको माइनस करने से साइड में 0 आएगा, यहाँ माइनस करने से 3 आ जाएगा, नहीं, तो इनको आइसोटोन्स भी नहीं बोल सकते आप। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप निकाल सकते हो। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे थोड़ा अच्छे लेवल पे, इसके ऊपर लेवल पे जाते हैं जहां पे इसका यूज होता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, एंड प्लीज आप उसको सॉल्व करिएगा। हर तरह की वैरायटीज के क्वेश्चन है, जबकि ज्यादा ही मिलेंगे आपको, कम नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कैलकुलेट चार्ज एंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आपको चार्ज बताना है एंड मास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। यहां तक आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो आप याद रखिए। तो जैसे एक क्वेश्चन है ना कि 1 मोल है क्या, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक दर्जन से एक दर्जन केला लेके आओ, तो एक दर्जन में आप कितना समझते हो, 12, आप 12 समझते हो। सिमिलरली 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने बोला ना एक दर्जन केला लेके आओ तो बनाना, तो एक दर्जन केला में आपके क्या हो जाएगा, 12 केले हो गए। वैसे ही एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन है, सिंपल याद रखना आपको। अब तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और टोटल इलेक्ट्रॉन इतना है, तो टोटल इतना इलेक्ट्रॉन है और एक का इतना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 96500 आ जाते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। क्योंकि आप ये नहीं भी जानते हो कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना। आप ये मत समझना कि मैं रट्टा मार के रखा हूं, ये एक्चुअली बहुत बार मैंने कराया है तो याद हो गया। तो 9650। सिमिलरली अगर आपको टोटल मास निकालना हो, तो टोटल मास निकालने के लिए क्या करिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है और टोटल इलेक्ट्रॉन इतना है। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 9.1 10 टू द पावर -31 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने का मैं आपको तरीका बता दूं, पहले आप सारे पावर्स को एक साथ रख लीजिएगा, तो एक तरीके से आपका इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। कुछ आपका 6 9 54 5.54 के आसपास कुछ इसका आंसर हो, 5.4 या 54 कुछ ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। और फिर मैं आपको फिर से बता, ठीक है, आप इसको रिवाइंड कर लेंगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का यहां पे बात करूं, जैसे यहां पे क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। मतलब आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो कैसे करेंगे आप, ध्यान समझिएगा।
यार इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए मैं बात बता दूं आपको, चाहे आप कोई भी गेम खेलते हो, चाहे क्रिकेट खेलते हो, चाहे बॉलिंग करना चाहते हो, चाहे कुछ भी आप करते हो, तो बार बार आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीजें बड़ी आसान हो जाती है। तो बस आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो मैं आपको बता दूं कि 11th-12 आपके एकेडमिक सेक्शन का बहुत अच्छा मतलब ईयर है। और एक चीज और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब बस आप दिन रात पढ़ते रहिए, लेकिन आप जितना पढ़िए, समझिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उतना आप मतलब रेगुलर पढ़िए और थोड़ा सा उसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। ज्यादा प्रेशर लेके मत पढ़िए, ठीक है ना। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, क्लास 11-12 मैंने हिंदी मीडियम में, फिजिक्स भी हिंदी में, केमिस्ट्री भी हिंदी में, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेहनत करी, फिर मुझे जेई मेंस या AEEE आप जिसको बोलते हो उसमें एडमिशन हुआ मेरा। तो आपने आराम से मेहनत करना। अगर अभी क्लास 10th का आपका मार्क्स आया तो किसी का ज्यादा आया होगा, किसी कम आया होगा, तो क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे आप मत जज करिए। 10th का मार्क्स डेटा मतलब बर्थ के सर्टिफिकेट के काम आएगा, उससे ज्यादा मतलब मुझे मेरे काम नहीं आया, बाकी का नहीं पता। तो कैसे निकालिए, बड़ा इजी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम। तो यार मुझे नहीं पता कैसे करना, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए। एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास यही है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। अब इस मास केजी में तुम्हें ग्राम में बदल लेता हूं ना, 9.1 क्योंकि मुझे ग्राम में लेके आना है। तो 9.1 10⁻31 इंटू 10⁻3, अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बात तो सेम ही है, मैंने केजी को ग्राम में बदल दिया 10⁻3 से मल्टीप्लाई करके। तो एक ग्राम में, ये ग्राम है, तो एक ग्राम में कितना हो जाएगा, सिंपल 1/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻3। बस आप पावर को ऊपर लेके चले जाइएगा और आराम से आप डेसिमल को इधर उधर करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। आराम से आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पे यहाँ टाइम वेस्ट करना सही नहीं लगा। जो इजी या जो आराम से किया जा सकता है मैं कर दूंगा, बड़े कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट करना कोई फायदा नहीं। जो अभी क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से समझना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आयन, या उसके पहले एक न्यूट्रॉन में करा दूं। जैसे यहां पे क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, मैं पकड़ लेता हूं एलिमेंट एक्स है, जिसका मास नंबर 81 दिया, मास नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 81 दिया, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। 31.7% more neutron as compared to proton। प्रोटॉन से कितना ज्यादा है, 31.7%। कह रहा है असाइन द एटॉमिक सिंबल। आपको हमको क्या बताना है, उसका एटॉमिक सिंबल बताना है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो जरूरी है जानना। तो इसको सॉल्व कैसे करिएगा, सबसे कंपेयर टू प्रोटॉन। तो अब किसी भी एलिमेंट्स को अगर मुझे असाइन करना है तो मास नंबर पता है, बस मुझे क्या पता हो जाए यहां पे, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो क्लियर है। अच्छा चूंकि एटम है, आयंस बोला नहीं, इसलिए मैंने यहां पे कोई माइनस प्लस चार्ज का झंझट है ही नहीं। तो अब जैसे एज कंपेयर टू प्रोटॉन, उसके पहले मैं आपको एक बात बोलूं कि सपोज करिए प्रोटॉन का, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता कि एक कपड़े का दाम 100 रुपए है और दूसरा वाला कपड़ा इससे 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। आप दुकान पे गए कपड़ा खरीदने, एक कपड़े का दाम आपका 100 रुपए है और दूसरे वाले कपड़े का लिखा कि पहले वाले से 20% ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो 100 रुपए, तो पहले जोड़ लेते हो भाई 100 रुपए तो होगा ही होगा, प्लस 20% किसका, 100 रुपए का। भाई अब आप बोलो ना 120 रुपए का, मैं बोलूं कि इसका दाम उससे 20% ज्यादा है, तो अगर इसका दाम 100 रुपए है तो 20% ज्यादा आप कैसे करते हो, 100 रुपए तो आप अपने हाथ में रखते ही हो और 100 का 20% और ऐड कर देते हो, सिंपल ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, तो लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स, या फिर आप उसको वाई पकड़ लीजिए,
तो 31.7% ज्यादा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे लिखना हो तो एक y तो होगा ही होगा, इसका मोर न्यूट्रॉन, उससे ज्यादा y तो होगा ही, उससे कितना ज्यादा 31.7%, तो y इंटू 31.7 बाई 100। क्लियर है यहां पे? अब ये दो हो गए मेरे पास, इन दोनों का सम किसके बराबर है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 31.7 ये मल्टीप्लीकेशन है बाई 100। देख लीजिए 81 और ये आपका हो जाएगा 200 प्लस 231.7 वाई बाई आपका 100। वाई अप्रोक्सीमेटली आपका जब सॉल्व करोगे आप 35 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली याद कैसे कई बार प्रैक्टिस कराने की वजह से थोड़ा सा आप देख लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में अगर गलत हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में शुरू मत हो जाएगी सर आप तो सही सर, ठीक है। तो ये हो गया 35। और 35 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 35 एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख के छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे आप 35 और यहाँ पे आपका ब्रोमीन 81। अच्छा 35 ही क्यों? क्योंकि बेटे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही तो एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है? लिख लीजिए उसको, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। मिटा रहा हूं मैं इसको। तो मैं भी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कर देता हूं। यहां पे लिखा है कि एन आयन विथ मास नंबर 56, एक आयन है जिसका मास नंबर 56 है। एक्स नहीं लेते हैं, वाई ले लेते हैं, एक्स छोड़ दिया है, क्यों इसको दोबारा ले, खैर 56। और कह रहा है कि कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस पे 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। 30.4% more neutron than electron. Assign the symbol for the ions. अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको सिंबल बताना है उस आयन का सिंबल। चलिए कैसे करोगे आप? अगेन सेम प्रोसीजर आप अपनाइए। मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्स। लेना ही पड़ेगा, एक्स ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, सॉल्व तो करना पड़ेगा उसको ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्स, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? एक्स तो पहले से ही होगा, प्लस 30.4 एक्स बाई 100। क्योंकि भाई अगर मैं बोलूं 20% जाता है तो 100 रुपए तो पहले होगा उसका 20%, तो 100 रुपए तो पहले उसका 20%। यहां पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ये समझ गए तो आप लेक्चर्स का आपको थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जेड रहा होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होगा, जेड रहा होगा, जेड मान लेता हूं, जेड रहा होगा और +3 चार्ज है। मतलब अगर एटम न्यूट्रल होता तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता। लेकिन +3 चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। और वही किसके बराबर आपने माना है? x। तो मैं क्या जेड की जगह x +3 लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, क्योंकि आप एक ही अननोन मान सकते हैं। बार बार एक ही गलती थोड़ी करिएगा, x हो गया बार बार रिपीट करिएगा क्या? तो अब हो गया आपका, बस यही आपको समझना जरूरी था। अगर आपको मैं फिर से बता दूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मान लीजिए जेड होता तो जेड में +3 जाता, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो जेड -3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। आपने उसको पकड़ा x तो बराबर कर दिया, जेड निकाल लिया, जेड की जगह आप x +3 रख सकते हो।
अब एटॉमिक मास कितना है 56, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन x प्लस 3, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दूसरे ब्रैकेट में आप ले लीजिए x प्लस 30.4 x बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x से 100 200 30.4 तो 234 30.4 x 300 बाई कितना हो गया आपका 100। अब 56 में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5600, 300 इधर आ जाएगा 300, दैट इज इक्वल टू 230 ऐसे। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू आपका हो जाएगा 5300 बाई 230.4। ये अप्रोक्सीमेटली आपका सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 23 आएगा। तो यहां पे x जो आया, जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, वो किसके बराबर है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 23, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 23 प्लस 3 26, एंड दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो 26 एटॉमिक नंबर किसका है, आयरन का। आप यहां पे Y लिख के भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप आयरन लिखते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये इसलिए याद था क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पहले भी कराया हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब जल्दी से हो गया है। अब इसमें शुरू मत होना सर, तो कमेंट सेक्शन में सुनो तो ऐसा मत करिएगा। तो ये एक तरीका, इस तरीके का मैंने 1-2 क्वेश्चन और दिया है, आप उसको सॉल्व करिएगा तो आपको और अच्छा आइडिया आएगा। तो ये चीज जो मैंने आपको बताया ना, ये चीज में आपको थोड़ा समझदारी रखना पड़ेगा, ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस, और बाकी नॉर्मल पहले वाले की तरह है। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे, हर वैरायटी में आपको करा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। हटा रहा हूं, आप लिख लीजिए। चलिए, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, एक और क्वेश्चन यहां पे अच्छा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि द न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका जो आपको रेडियस बता रहा है वो कह रहा है कि 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर है, एंड कह रहा है आपसे कि विद द एटॉमिक रेडियस 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। जो एटम का रेडियस है, जो यहां से यहां तक का है, ये तो यहां से यहां तक का था, और जो यहां से यहां तक का है वो 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूमिंग द न्यूक्लियस एंड एटम टू बी स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का मतलब क्या समझते हो आप, 4/3πr³। क्वेश्चंस में कई बार आपको क्वेश्चन पता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको प्रॉब्लम को टुकड़े टुकड़े में समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। आप क्या करते हो कि पूरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हो, लास्ट में बोलते हो हमसे नहीं होगा। आपको टुकड़े टुकड़े में पढ़ना, वो क्या कहना चाहता है, स्क्वायर है, स्फेरिकल है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पे भी क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि न्यूक्लियस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। मतलब इसके वॉल्यूम का ये कितना फ्रैक्शन है, इसके वॉल्यूम का ये कितना फ्रैक्शन है, कितना है। तो अभी बात बताओ, जिस रूम में आप रह रहे हो, आप उस रूम से सारे सामान को निकाल दीजिए, सब कुछ खाली कर दीजिए, तो कितना वैकेंट स्पेस हो गया 100%। अब उस सामान को आप उसमें सामान ला के रख के आधा भर दीजिए, आधा फिल कर दीजिए, सिर्फ आधा। तो आधा फिल करोगे तो कितना हो गया आपका 50%। कैसे पता चला आपको, आपने लिखा 100 पूरा माना आपने 100, आधा मतलब 50। क्लियर है बात, बस आपका 50 निकाला, 50/100 इंटू 100, तो आपका पता चले 50%। अगर आपका उसका 75 भरते, 3/4 भरते, तो आप बोलते 75%। तो मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाइड हुआ और कितना आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास अवेलेबल कितना है, ये मेरे पास अवेलेबल है। फ्रैक्शन जो होता है, परसेंटेज फ्रैक्शन जो होता है, वो निकालने का एक मेथड बता रहा हूं मैं। स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्पेस अवेलेबल,
कितना स्पेस ऑक्युपाइड है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड, यही तो स्पेस बोलो ना, कितना फ्रैक्शन है। तो 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितना दिए 10⁻⁻13, 4/3 पाई आर क्यूब। अवेलेबल कितना है 4/3, आर की वैल्यू कितना है 10⁻⁻8 क्यूब। ये आपका शहीद हो गया, मतलब ये कट गया। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10⁻39, आप क्यूब करना जानते होंगे, बाई कितना हो जाएगा 24। अभी कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +24 हो जाएगा, तो क्या लिखा 10⁻−15। तो ये आपका आ जाएगा 10⁻−15 हो जाएगा। देख लीजिए 9 में से 5 और कर लीजिएगा, तो ये आपका आ गया 10⁻−15। तो ये इतना परसेंट फ्रैक्शन ऑक्युपाई। अगर परसेंटेज पूछता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते। फ्रैक्शन स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्पेस अवेलेबल, ये एक तरीका हो सकता है, आप निकाल सकते हैं इससे। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो मतलब इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सारी वैरायटीज को आप ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस पर अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं। अगर सॉल्व करिए तो आप आंसर लिख के भी भेज सकते हैं। एंड प्लीज बस इतना ही, इस टॉपिक पे इतने ही सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जब कमेंट सेक्शन में आप प्लीज एक चीज जरूर लिखिएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो जिससे मुझे पता चले कि ये कहाँ तक ये पहुंच रहा है, ठीक है ना। और बाकी इसको आप अच्छे से ट्राई करिए। मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पे प्रॉब्लम लेके आऊंगा। थ्योरी में बहुत जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन मैं सारे चैप्टर्स पे पहले न्यूमेरिकल्स पे काम करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।